क्या हो अगर आप रात को सो रहे हो और अचानक से कोई आपके पास आकर नाचने लग जाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी एक ऐसी भूतिया घटना को लेकर आ गया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना सन 2010 की है। सुमित नाम के लड़के के साथ घटी ये घटना बहुत ही डरावनी और दिल दहला देने वाली है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में सुमित रहा करते थे। वो अपनी एक जॉइंट फैमिली के साथ रहा करते थे। उनके चाचा चाची और कजन सिस्टर उनके साथ रहा करते थे और उनके मम्मी पापा शहर में रहा करते थे। एक रात उनके गांव में किसी की शादी होती है किसी की, और सुमित उस बारात में गए होते हैं। तकरीबन रात के 11:30 बज रहे होते हैं। सुमित बारात से वापस लौट रहे होते हैं। वापस लौटते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक पुल बना होता है। पुल मतलब लकड़ी टाइप में पुल बना होता है। सुमित उसको बाइक से पार कर देते हैं, लेकिन सुमित ये नहीं सोच पाते कि उनके साथ ऐसी घटना घट जाएगी। सुमित अपने घर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलने में उनकी बहनें थोड़ा टाइम लगाती है, जिसकी वजह से सुमित गुस्सा आ जाता है और दरवाज़ा खुलते ही सुमित छत पर जाकर सो जाते हैं। सुमित छत पर जाकर सो जाते हैं तो उनकी बहनें सोचती है कि क्या पता भाई गुस्से में जाकर ऊपर सो गया हो। सर्दी का मौसम था, यही कोई नवंबर का महीना था। हल्की हल्की सर्दियाँ पड़ती थी। बहनों ने सोचा भाई छत पर सो रहा है गुस्से में, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसीलिए भाई को मना के नीचे ले आते हैं। 3 बहनें होती हैं जिनमें एक बहन का नाम रिया होता है। रिया वहीं पर रुक जाती है और 2 बहनें छत पे जाकर अपने भाई को मनाने लग जाती है कि भाई चलो नीचे, सर्दी हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उनका भाई नहीं मानता। मैं बता देता हूँ उनका घर कैसा था। उनका घर 2 मंजिल का था। छत पे से ही सीढ़ी ऊपर जा रही थी और सीढ़ी के जस्ट नीचे 2 चौकियाँ रखी हुई थी। उन्हीं चौकियों के पास तीनों बहनें सोया करती थी। रिया उस टाइम उसी चौकी पर लेटी हुई थी। गांव में जो चौकियाँ होती है ना लकड़ी की, उस पे तो रिया उस पर सोई होती है, मतलब लेटी होती है। नींद में नहीं होती है ऐसी कि बहनें आ जाएं तो सोएंगे। दोनों बहनें छत पे भाई को मनाती हैं, लेकिन भाई नहीं आता। अचानक से रिया को लगता है कि छत की जीने पे से कोई भागता हुआ आया। और जैसे मान लो रिया की चौकी है और चौकी के जस्ट 10 फुट दूरी पे एक चारपाई रखी हुई थी, जिसको यूपी में चारपाई खाट वगैरह कहते हैं, वो रखी हुई थी। रिया को लगता है कि कोई आया छत पर जीने पे से भागता हुआ तेजी से और चारपाई पे बैठ गया। गांव में उस टाइम लाइट वगैरह थोड़ी कमी रहा करती थी। अंधेरा था, हल्का हल्का, इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया सोची कि शायद भाई आया होगा, तो वो कहती है भाई भाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिया कहती है कि इतनी तेज आवाज़ आई और किसी ने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। वो उठ के जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। रिया डर के मारे आके अपनी चौकी पे बैठ जाती है और ज़ोर से बोलती है, अपनी बहनों को बुलाने लग जाती है। इतने में उनकी बहनें आती हैं और काजू रोके थोड़ी देर, इतने में रोक। रिया की दोनों बहनें नीचे आ जाती हैं। रिया उन्हें बताती है कि अभी अभी जीने पर सीढ़ी पे से ऐसे लगा कि कोई भागता हुआ आया और चारपाई पे बैठा। मैंने जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तो रिया की बहनें कहती है शायद तेरा वहम होगा। रिया कहती है हाँ, हो सकता है मेरा वहम हो। अचानक से जस्ट 5 मिनट के बाद ही फिर से वही होता है। जीने पे से कोई तेज से भागता हुआ आता है और चारपाई पर बैठ जाता है। जैसे वो चारपाई पे बैठता है, चारपाई पे आवाज़ आती है ना, चर पर की ऐसी आवाज़ आती है। ये माहौल देखकर तीनों बहनें डर जाती है, क्योंकि वो आवाज़ तो इतनी तेज आती है, लेकिन चारपाई पे कोई बैठ रहा है, आवाज़ जिसकी भी आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हल्का हल्का अंधेरा है। उसमें से एक बहन उठकर जाती है और देखती है कि चारपाई पे कौन है। वो सोचती है कि शायद भाई होगा, लेकिन भाई नहीं होता। तीनों बहुत बुरी तरह डर जाती है।
वो सीधा भागकर अपने भाई के पास जाती है और कहती है भाई ऐसा ऐसा हो रहा है कि कोई जीने पे से भाग कर आता है, चारपाई बैठ जाता है। उसका भाई सोचता है कि बहनें शायद बहाना कर रही होंगी कि मैं नीचे आ जाऊं, लेकिन सुमित इतने गुस्से में होते हैं कि वो नीचे नहीं आते और उनको नींद आ रही होती है तो वो सो जाते हैं। बहनों के लाख मनाने पर सुमित मान जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सुमित उसी वहीं चौकी पर बैठे होते हैं और जस्ट 10-15 मिनट के बाद ही ये फिर से होता है। जीने से कोई भाग के आया, चारपाई पे बैठा। चारों बहन भाई इस चीज़ को देख रहे होते हैं और सुमित जैसे ही चारपाई के पास देखने जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, सुमित देखते हैं कि सफ़ेद साड़ी में और लंबे बालों में वो इस चारपाई पे लेटा है। सुमित कहते हैं कौन हो तुम? जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, सुमित के होश ही उड़ जाते हैं। उस चुड़ैल का चेहरा इतना जला हुआ था, इसको देखने के बाद सुमित का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। सुमित वहीं पे ही खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये सीन सुमित और उसकी बहन रिया ने देखा था। रिया इतना डर जाती है कि वो रोने लग जाती है और सुमित भी बहुत डर जाते हैं। ये जैसे तैसे रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। ये सारी बातें सारे बहन भाई अपने चाचा चाची और मम्मी पापा को बताते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उनकी बातें भरोसा नहीं करता। फिर से अगली रात आती है। अगली रात को सुमित और उनके बड़े भाई चारपाई बिछाकर सो रहे होते हैं। एक तरफ उनके बड़े भाई होते हैं, एक तरफ सुमित होते हैं। उन दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी जगह बची होती है। यही तकरीबन 12:30 बजे का टाइम होगा, 12:40 का टाइम होगा। सुमित को प्रेशर बनता है। सुमित की हल्की सी आंखें खुलती हैं। सुमित देखते हैं, जैसे ही सुमित उठते हैं उनकी आंखें खुलती है। उनको क्या दिखाई देता है आप सोच भी नहीं सकते। सुमित की नज़र पड़ती है कि कोई सफ़ेद साड़ी में ठीक उनकी खास चारपाई के बगल में खड़ा है और वो क्या देखते हैं कि उसके पैर नहीं होते और जब ऊपर नज़र मारते हैं तो उनको एक सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल दिखाई देती है। जैसे ही सुमित उसकी तरफ देखते हैं, वो तेज से हंसती है। सुमित जोर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उस चुड़ैल ने सुमित का गला दबाने लग जाती है। सुमित जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित की आवाज़ नहीं निकलती और बगल में लेटे उनके भाई उनकी बात नहीं सुनते। वो चुड़ैल लगातार सुमित का गला दबा रही होती है। सुमित चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित की आवाज़ नहीं आती। सुमित मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही सुमित ये बोलना शुरू करते हैं, अचानक से वो चुड़ैल उनको छोड़कर भाग जाती है। सुमित जल्दी से उठ के अपने भाई को जगाते हैं। भाई भाई उठता है। सुमित उसको बातें बताते हैं। उनके भाई कहते हैं शायद तूने सपना देखा होगा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया, मैं भी यहीं था। तो सुमित कहते हैं नहीं भाई, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। वो मेरा गला दबाने लग गई थी। मैं जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सुमित के जो भाई होते हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तूने बुरा सपना देखा है, सो जा। सुमित सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। सुमित अपने चाचा को ये वाली बात बताते हैं कि रात को फिर से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सुमित के चाचा कहते हैं कि शायद तूने कोई सपना देखा होगा। उस वक्त सुमित की उम्र तकरीबन 15-16 साल के आसपास रही होगी। सुमित कहता है नहीं चाचा, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, वो मेरा गला दबा रही थी। लेकिन सुमित के चाचा बोले कोई नहीं, तूने कोई सपना ही देखा होगा। उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करता है। फिर से अगली रात आ जाती है। फिर से सुमित और उनके बड़े भाई आंगन में सो रहे होते हैं। फिर से वही सीन। सुमित को डर के मारे नींद नहीं आ रही होती और जैसे तैसे आधी रात गुजर जाती है। यही 12:40 12:50 का टाइम हो रहा होता है। अचानक से सुमित क्या देखते हैं कि एक सफ़ेद साड़ी में घूंघट करे हुए कोई औरत उनकी तरफ चली आ रही है।
और वो औरत आके सुमित की चारपाई के पास रुक जाती है। और सुमित जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं, उसको देखते ही सुमित की तो हालत ही खराब हो जाती है। उसका चेहरा इतना डरावना था कि सुमित एक टक उसको न देखते ही रहते हैं। सुमित की तो पलकें भी नहीं झपकती। डर के मारे सुमित की हालत फिर से खराब हो जाती है। सुमित जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और सुमित की आवाज सुनकर उनके भाई उठ जाते हैं। सुमित सुमित क्या हुआ? सुमित कहता है कि अभी अभी वो चुड़ैल फिर से मेरे पास आई थी। सुमित के भाई साहब कहते हैं तूने फिर सपना देखा? यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे अभी वो चुड़ैल थी। जैसे ही मैंने चिल्लाया, जैसे आप उठे और वो जहाँ से चली गई। ये सुबह फिर जैसे तैसे सुबह हो जाती है। सुमित बहुत डर चुके थे। धीरे धीरे सुमित की हालत खराब होने लग जाती है। सुमित सुबह फिर अपने चाचा से बताते हैं कि कल रात फिर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। सुमित कहते हैं ठीक है, मैं मंदिर में पुजारी जी से तुझे झाड़ा लगवा देता हूँ, तू डर चुका है। सुमित के चाचा सुमित को पुजारी मंदिर ले जा रहे होते हैं, पुजारी जी के पास झाड़ा लगवाने के लिए। जैसे ही सुमित मंदिर के पास पहुंचता है, सुमित अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। मंदिर के अंदर सुमित जाने से डरने लग जाता है। सुमित अजीबोगरीब सी आवाजें निकालने लग जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ उसके अंदर अदृश्य शक्ति आ चुकी है। कुछ ऐसी एक्टिविटी उसके अंदर होने लग जाती है कि क्या ही बताएं आपको। पुजारी जी सुमित को देखने के बाद पुजारी जी समझ जाते हैं कि ये इस लड़के के अंदर किसी बुरी शक्ति की आत्मा घुस चुकी है या ये उसकी चपेट में आ चुका है। पुजारी जी उसके चाचा को एक कलावा देते हैं और कहते हैं सुमित को अभी घर ले जाइए और ये कलावा बांध दीजिए और ध्यान रखना कि सुमित को अकेले मत छोड़ना। पुजारी जी की ये बात सुनकर भौचक्कित रह जाते हैं कि पुजारी जी ने ऐसा क्यों कहा। चाचा सुमित को लेकर घर आ जाते हैं। रात को पुजारी जी सुमित के घर आते हैं और उसके चाचा जी से कहते हैं कि सुमित पर किसी काली शक्ति का साया आ चुका है। चाचा पुजारी जी की ये बात सुनकर उन पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं नहीं पुजारी जी, ऐसा नहीं होता, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। पुजारी जी कहते हैं कि तुम इस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे भतीजे के ऊपर किसी काली शक्ति का साया है। पुजारी जी चाचा जी से कहते हैं जाओ तुम सुमित को बुला कर लाओ। पुजारी चाचा सुमित को लेकर आते हैं और पुजारी जी सुमित के सर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही पुजारी जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, सुमित अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और अचानक से सुमित के अंदर से एक चुड़ैल निकल कर बाहर आती है और कहती है कि इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। पुजारी जी कहते हैं इस बच्चे की क्या गलती है, तूने इसको क्यों पकड़ा? तो वो चुड़ैल बताती है कि ये नदी के रास्ते घर आ रहा था और इसने इतना सेंट लगा रहा था कि उस जमाने में इत्र वगैरह होते थे, सेंट खुशबू, उसके अंदर इतनी खुशबू आ रही थी कि उसकी खुशबू से प्रभावित होकर वो चुड़ैल सुमित के साथ उसके घर तक आ जाती है। शायद वो चुड़ैल वो नदी के आसपास रही होगी, वहां से सुमित के साथ उसके घर आ जाती है और सुमित को अपनी चपेट में ले लेती है। पुजारी जी कहते हैं कि इस बच्चे को छोड़ दे। वो कहती है कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये नज़ारा सुमित, उसके चाचा, उसकी बहनें, उसका भाई साक्षात वहां पर देख रहे थे। उस चुड़ैल को सिर्फ सुमित और पुजारी ही देख पा रहे थे और किसी को वो दिखाई नहीं दे रही थी। चुड़ैल कहती है कि मैं सुमित को अपने, मतलब जो सुमित होते हैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। पुजा पुजारी जी सुमित को धागा बांधते हैं और चाचा जी से कहते हैं कि कल रात को कुछ हवन करना होगा, मतलब कल दिन में कुछ हवन करना होगा, तभी इसकी जान बच पाएगी, नहीं तो ये चुड़ैल इसको अपने साथ ले जाएगी। अगला दिन होता है। उस रात सुमित अपने चाचा जी के पास ही सो रहे होते हैं, तो धागा वागा बंधा होता है, तो नॉर्मली उनको कुछ नहीं होता। अगली सुबह होती है, पुजारी जी आते हैं और अपना यज्ञ करना, जो भी हवन ववन करना शुरू कर देते हैं।
और सुमित को एक ताबीज़ बांध के देते हैं। उस दिन से सुमित को वो चुड़ैल कभी फिर दिखाई नहीं दी। ये कहानी मुझे खुद सुमित ने ही बताई थी, इसलिए कि मैं आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों भी इससे कोई सीख ले सकें कि आप कहीं पर भी जाएं इतना इत्र या सेंट ना लगाएं, क्योंकि जो खुशबू होती है ना, पैरानॉर्मल चीज़ें जो होती हैं इसको बहुत अट्रैक्ट करती है। वो खुशबू सूंघ के उनके साथ, उनके घर, मतलब शादी ब्याह में जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, उनके साथ चली जाती है और फिर वो उनको अपने बस में ले लेती है। इस कहानी से तो ये सीख मिलती है कि आप कहीं भी जाएं हर चीज़ लिमिट में ही करें, क्योंकि इत्र की खुशबू से पैरानॉर्मल चीज़ें जो होती हैं अट्रैक्ट होती हैं। ये कहानी अगर आप लोगों ने सुन ली हो और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन पर दबाकर ऑल का ऑप्शन को क्लिक करें। नमस्कार। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसी भूतिया घटना घटी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।